Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. क्या पढ़ेंगे हम लोग? पीवाई क्यों में लिखे थे आपने मॉडल फिजिक्स पीवाई? हाँ, पीवाई यूज करेंगे। बिल्कुल। तो मॉडर्न फिजिक्स आज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अगली क्लास से न्यूक्लियर सॉरी एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स भी बहुत छोटी है, 2 लेक्चर्स ज्यादा से ज्यादा, 2 या 3। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स पे। तो न्यूक्लियर फिजिक्स तो उससे भी ज्यादा आसान है एटॉमिक फिजिक्स से, और वो जल्दी तुम्हारा कमिंग वीक्स खत्म हो जाएगा, राइट। फिर मतलब ये लगा लो 1 नवंबर या 2 दिवाली के आसपास हम लोग अपना सिलेबस कर लेंगे फिजिक्स का। महीने हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिविजन, नवंबर दिसंबर रिविजन रिविजन रिविजन। Good evening, ma'am. तो हमारे पास 2 महीने रह जाएंगे, 2 महीने सिर्फ और सिर्फ रिविजन की क्लासेस होंगी, ठीक है। सिलेबस होना है 11th का, हमारा 12th का सिलेबस पहले ही हो जाएगा। तो हम लोग 15 दिन 12th का सिलेबस रिवाइज कर देंगे, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। नैन्सी आई है क्या क्लास में? नैन्सी से बात करनी है। Yes, ma'am. ये नैन्सी कोई नहीं, जो क्लास में जाते जाते ना मेरे से बात करके जाएगी। नैन्सी रुकेगी क्लास में, मनीष तो ठीक है, क्या मैम? और गौरव नहीं, मनीष नहीं, गौरव, आर्या एंड नैन्सी। यस मैम। ये क्या दोनों हुआ? बच्चे। अरे कुछ नहीं हुआ, बस 2 मिनट क्लास में जब सब क्लास ओवर हो जाए तो बस गौरव जाना और नैन्सी को जाना, ठीक है। यस मैम। डरो मत इतना। मैम, आपने कॉल की थी मुझे। तुम्हारा नाम, नाम असली नाम से आओ। सर सर सॉरी मैम, प्रगति। रितु भाई साहब, देखो एक तो ये अलग अलग नाम से आते हो ना तुम लोग, इतना कंफ्यूज कराते हो भाई मुझे। मैं बताती हूँ, तो ये लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है। हाँ, प्रगति को मेरे समझ रही थी, अब प्रगति कौन है, मैंने तो आज तक प्रगति देखी ही नहीं। प्रगति है कौन? अब पता चला कि रितु ही प्रगति है। यस मैम।
नहीं नहीं नैन्सी, असाइनमेंट का कोई इशू नहीं, असाइनमेंट की कोई बातें नहीं। ठीक है प्रगति, प्रगति को मैंने क्यों कहा, प्रगति तो मैं इसलिए कॉल करी, हमारे जो मार्क्स थे उसमें इशू था, अच्छा वो मैम। इसलिए, हाँ वो इसलिए कॉल की, डोंट वरी। ओके मैम। अलग मार्क्स थे, तुमने जो मुझे शेयर करी उसमें अलग थे, ये इशू। पीवाईक्यू से पहले एक छोटू सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, रेडिएशन प्रेशर के नाम से अगर तुमने देखा हो, फालतू के टॉपिक बताते रहते मैडम, ये रह गया वो रह गया, जो पढ़ने के हैं जहाँ से सवाल आते हैं वो नहीं बताते। किसी ने नहीं कहा कि मैम रेडिएशन प्रेशर करके कोई टॉपिक है वो रह रहा है वो कराओ, फोटोन फ्लक्स है मैम वो कराओ, वो नहीं बताते तुमको। इसको हम लोगों ने, इस टॉपिक का अगर मैं नाम दूं, स्टार्टिंग से नाम देते हैं, टॉपिक का नाम है फोर्स एक्सर्टेड, राधे राधे मैम। राधे राधे, ऑन सरफेस ड्यू टू रेडिएशन। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर रेडिएशन को पार्टिकल प्रूव कर चुके हैं कि पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल नेचर है तो किसी भी सरफेस पे फोर्स भी लगना चाहिए, है ना। मैम हम तो पीवाईक्यू करने वाले थे ना। हाँ हाँ वही करेंगे, पीवाईक्यू जी करेंगे, बस अच्छा 10 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद 1 घंटे पीवाईक्यू करेंगे क्या। नहीं सही है। सरफेस ड्यू टू रेडिएशन तो क्या है, देखो अगर कोई भी चीज पार्टिकल नेचर शो कर रही है, तो वो किसी भी सरफेस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो वही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कि अगर एक रेडिएशन किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो जो सरफेस पे वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है ना। तो कैसे करेंगे, हम लोगों ने कल पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला कितना आया था मुझे बताओ जरा, इंटेंसिटी ये वाला नहीं पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड, अब देखो ये चीज बताते हैं कैसे करते हैं। अब एक बात सुनो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होगी, कि जो रेडिएशन आ रही है उसके पास कितनी इंटेंसिटी है। मान लो मेरे पास ये कोई भी एक सोर्स है, ठीक है, ये एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। अब ये जो पॉइंट सोर्स है ये पूरे, अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट सोर्स किस तरीके से फैलेगा, पूरे हर डायरेक्शन में इसकी रेडिएशन जाएंगे, ठीक है। अब मैं कहूं कि ये बताओ कि किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर जो ये सोर्स है इसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस सोर्स की इंटेंसिटी क्या है, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि क्या इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया पे पर यूनिट टाइम में कितनी इंटेंसिटी, वो कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई है ना, यही तो होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, रेडिएशन का फॉर्मूला एनर्जी के टर्म्स में यूज, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कि एक पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम पर कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, वही क्या होगी तुम्हारी इंटेंसिटी होगी। तो अब एनर्जी के टर्म में इंटेंसिटी को कैसे लिखें, इंटेंसिटी को एनर्जी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, कि हमारे पास कितनी, जो सोर्स है उसकी पावर क्या है, और पर यूनिट टाइम, देखो एनर्जी क्या होती है, अगर मैं लिखूं उसको कैसे, देखो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एरिया, ठीक है, इस तरीके से समझो।
तो एनर्जी, एक जो एनर्जी है किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पर कितने एरिया पे पड़ रही है और पर यूनिट टाइम में कितनी, तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया पावर अपॉन एरिया। तो पावर कितनी हो गई, आई ए, इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना है कि कितनी पावर है, तो सबसे पहले उस पॉइंट सोर्स के लिए क्या करेंगे, मैंने वहां पर, क्योंकि बराबर बराबर जाएगी लाइट एक पूरे रेडियस आर पे, तो मैंने वहां पर क्या किया, एक ये इसके पॉइंट पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। मान लो ये जो पॉइंट पी है ये सोर्स से आर दूरी पर है, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स यहाँ से आर दूरी पर है, तो मेरी पावर यहाँ पर कितनी होगी, या इंटेंसिटी की बात करूं, आई इंटू एरिया। ये एरिया कितना हो जाएगा मेरा, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर। तो ये है कि जो रेडिएशन है उसके पास कितनी इंटेंसिटी है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल लोगे अगर उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पावर हम लोग निकाल सकते हैं। पर ध्यान रखना ये पॉइंट सोर्स के लिए एरिया है, तो अकॉर्डिंगली तुम्हें अपना एरिया देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कैसा एरिया लगाना है। ठीक है, ये हो गई बात इंटेंसिटी की। अब बात आती है सेकंड टर्म जो हमें पढ़नी है फोर्स से पहले, फोटोन फ्लक्स। पहली चीज पढ़ी, दूसरा टर्म है फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, जो कल पढ़ा। फोटोन फ्लक्स है कि जब किसी भी सरफेस पर कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स नॉर्मल सरफेस फोटोन फ्लक्स पर सेकेंड, हाँ, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया। हर पर्टिकुलर एरिया पर जब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो कितने फोटोन्स उस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो पावर में आ गई, अगर मैं नंबर में बात करूं तो किसमें आ गई, फोटोन फ्लक्स। अगर नंबर मुझे निकालने हैं तो कल ही हम लोगों ने नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या आया था नंबर का फॉर्मूला, इस जो सोर्स के पास कितनी पावर है, पावर ऑफ सोर्स अपॉन, भाई जो सुनो, जो सोर्स है उसकी पावर किससे मिलके बनी हुई है, फोटोन से। कि भाई हमारे पास अगर 100 फोटोन है तो उसकी पर्टिकुलर वॉट की पावर होगी, अगर 100 वॉट की पावर है तो उसके पास एज कम्पेयर टू 50 वोट नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे। तो यानी अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर आ जाएंगे। तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, याद रखना। तो नंबर कैसे निकालेंगे, फोटोन फ्लक्स पावर ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तुम्हारे पास दो फॉर्मूले आ गए पावर और इंटेंसिटी के, एक ये आ गया और दूसरा फॉर्मूला ये आ गया। अब आते हैं अपने फोर्स पे कि फोर्स कितना एग्जर्ट होगा। मान लो मेरे पास ये कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है। अब ये रेडिएशन इस सरफेस पर कुछ फोर्स लगाएंगी भाई ना, ये रेडिएशन इस सरफेस पे फोर्स लगाएंगी, वही फोर्स हमें निकालना है। फोर्स किसके बराबर होता है, अगर बात करें सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के उसकी, फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, डीपी बाई डी, यही हमारा क्या होता है, फोर्स की वैल्यू होती है। और हमें पता है कि अगर हमारे पास रेडिएशन एज अ पार्टिकल है तो इसके पास मोमेंटम जरूर होगा, कल ही हम लोगों ने देखा है। तो पहला केस अगर मैं लेके चलूं, देखो अब यहाँ पर एक चीज देखो, जो रेडिएशंस आ रही हैं, इन रेडिएशंस का क्या होगा, या तो ये फुली ऑब्जर्व हो जाए या फुली रिफ्लेक्टेड हो जाए। सुनो भाई, किसी सरफेस पर रेडिएशन आ रही है, क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, बच्चों क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इंसिडेंट जो रेज है वो कंप्लीटली सरफेस एब्जॉर्ब कर ले, है ना, या क्या कर ले, कुछ एब्जॉर्ब कर ले कुछ रिफ्लेक्ट कर दे, है ना, या इन दोनों के बीच का कुछ प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारा सरफेस है ये डिपेंड करता है हमारे कॉफिशिएंट पे।
यानी एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, ध्यान से देखो, एक है हमारा रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। ये सरफेस पे डिपेंड करेगा कि सरफेस की क्या प्रॉपर्टी है, कि सारी की सारी इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैं बोलूं एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट किसी सरफेस का 1 है, इसका मतलब क्या है, हम सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई। अगर मैं बोल रही हूँ अगर वो एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट 0 है, इसका मतलब सारी लाइट रिफ्लेक्ट, मैम रिफ्लेक्ट उसकी सारी लाइट हो रही है, एब्जॉर्ब कुछ नहीं हो रही, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ना मैम। लेकिन 0 और 1 कभी हो नहीं सकते ना। हाँ, तो मतलब वेरी कहां से कहां करेगा, कॉफिशिएंट 0 से 1 के बीच। सिमिलरली रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट भी 0 से 1, 0 होगी तो मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है, 1 है तो मतलब देयर इज कंप्लीट रिफ्लेक्शन। तो ये डिपेंड करेगा सरफेस पे। अब यही चीज हमें लेके चलनी है। केस 1 मैं मान के चल रही हूँ, हमारा केस 1 क्या है, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, और जो रेज है इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल, ठीक है, रेज इंसिडेंट नॉर्मल, और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 0 है, मतलब सारा का सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हमें चाहिए देखो डीपी बाई डी, फोर्स के लिए फॉर्मूला ये है डीपी बाई डी। तो अभी चाहिए मोमेंटम, तो अभी देखो इंसिडेंट, जब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मली निकाला था, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, मोमेंटम डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा, याद करो कल वाला नोट्स देखो, लैम्डा किसके बराबर आया था कल, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल्स टू एच लैम्डा अपॉन अपॉन एमबी, एमबी, और ये कितना था एच अपॉन, एमसी, अच्छा तो पीपी। हाँ मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन लैम्डा, ठीक है, यस एच मैम। अपॉन लैम्डा लिख दिया, तो ये हमारा मोमेंटम है। अब मुझे चाहिए, देखो डेल पी है, मतलब नेट मोमेंटम की बात हो रही है, तो नेट मोमेंटम यानी डेल पी निकालना है, पी फाइनल माइनस पी मैम नेट मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम तो एक ही चीज होती है ना। चेंज इन मोमेंटम, डीपी मतलब चेंज अच्छा निकालेंगे कि कितना ठीक। फाइनल मोमेंटम है, कितना इनिशियल मोमेंटम, चेंज ठीक। इन मोमेंटम कितना हुआ है, क्योंकि फोर्स होता ही है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो अभी देखो फाइनली कितना होगा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, अगर कुछ चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, मान लो तुम क्या हुआ, ये अब इसको उससे समझो, क्लासिकल मैकेनिक से, तुमने कोई चीज कहीं पे थ्रो करी, और वो उसका मोमेंटम था एम वी, एम एम मास की बॉल थी, वी वेलोसिटी से स्ट्राइक करी, ठीक है, अब वो रिफ्लेक्ट नहीं करी, वापस नहीं आई, तो वहीं पे गिर गई, तो फाइनली फाइनल मोमेंटम कितना लिखोगे, 0। 0 ना, हाँ 0। तो अभी यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1, मतलब तो फाइनल मोमेंटम शुड बी 0। तो फाइनली हमने मोमेंटम लिख दिया 0, है ना। इनिशियली मोमेंटम क्या लिखे, मैम एच बाय लैम्डा। बाय लैम्डा, तो ये हो गया मेरा h बाय लैम्डा, एच बाय लैम्डा आ गया। ये हो गया हमारा मोमेंटम h बाय लैम्डा। अब मोमेंटम निकाल लिया, अब निकालते हैं इक्वेशन 1, नाम दे दो इसको। देखो डायरेक्शन के साथ भी लिख सकते हो, अगर मैं ये एक्स एक्सिस में ले रही हूँ तो मतलब ये मेरा आई कैप में है, मैं इसको आई कैप लिख सकती हूँ। अब निकालेंगे एनर्जी, यानी पावर, कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट टाइम में। मैम एनर्जी तो 80 बाय लैम्डा थी ना। हाँ, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इन टर्म्स ऑफ पावर, तो पावर कितना होता है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, पावर इक्वल्स टू आई, अभी डिराइव किया है, आई इज इंटेंसिटी, ठीक है। अब फोटोन फ्लक्स कितना था, नंबर ऑफ फोटोन्स यस मैम। फ्लक्स,
पावर अपॉन एरिया। एनर्जी, नहीं नंबर, नंबर Power ऑफ upon energy of one photon. पावर ऑफ सोर्स अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो किसी भी सोर्स की पावर P मान लिया मैंने, ये जो सोर्स है इसकी पावर P है, तो पावर P, एनर्जी कितनी होती है एक फोटोन की, h न्यू। तो ये किसी एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, h न्यू हो गई। पावर को क्या लिख सकते, ये इक्वेशन सेकंड, पावर की वैल्यू पुट करो, कितनी हो गई, IA अपॉन h न्यू। ठीक है, अब न्यू को लैम्डा में चेंज करो, क्या आएगा, IA, फ्रीक्वेंसी को लैम्डा में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, V अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी है ना, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो जाएगा, h 2c अपॉन लैम्डा। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, IAHC अपॉन लैम्डा। ये क्या है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी, IA लैम्डा बाय HC। तो ये n की वैल्यू हो गई। तो मोमेंटम कितना था, डेल P बाय T, F इक्वल्स टू डेल P बाय डेल T। तो हमारा डेल P कितना आया, H अपॉन लैम्डा I कैप। अगर मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, उनकी वजह से जो फोर्स, ये तो एक किसी मोमेंटम की वजह से थी, किसी एक फोटोन की वजह से, क्योंकि एक फोटोन का मोमेंटम है ना h लैम्डा। अगर मेरे पास n फोटोन्स होंगे तो उनका मोमेंटम कितना हो जाएगा, n h अपॉन लैम्डा, है ना, I कैप। सुन रहे हो, एक फोटोन का मोमेंटम था ना h बाय लैम्डा, निकाला है चेंज इन मोमेंटम। तो ये तो एक मोमेंटम का था, पास उस सरफेस पे n नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, तो जो फोर्स निकलेगी वो तो उन n नंबर ऑफ h बाय लैम्डा। n की वैल्यू आपने ये निकाल ली यहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। क्या कह रहे हो, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। देखो सुनो, सिर्फ मैकेनिक्स लगाइए। क्या किया है, एक सरफेस है, अगर उसपे एक फोटोन गया तो एक फोटोन का चेंज कितना आया, h बाय लैम्डा। अगर उसपे n फोटोन्स जा रहे हैं, n फोटोन्स का चेंज कितना आ जाएगा, n h बाय लैम्डा। यस मैम। तो मैंने उस f को n h बाय लैम्डा लिख दिया। n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, पावर अपॉन एनर्जी। एनर्जी का Yes, फॉर्मूला ma'am. h न्यू लिख दिया, देखो, और पावर का फॉर्मूला IA लिख दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया लैम्डा में, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, c बाय लैम्डा, वैल्यू रख दी। n की वैल्यू रखो f में, फ्रीक्वेंसी में n की वैल्यू रख के मुझे फाइनल वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ओके। करो, ये h है, ये c है, इंटू h अपॉन लैम्डा। तो h से ये h कट गया, लैम्डा से ये लैम्डा कट गया, कितना आया, IA अपॉन C। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फोर्स है। पर ये फोर्स कब आया है, जब A की वैल्यू 1 है। ठीक है, A की वैल्यू 1 है। अगर मैं बच्चों A की वैल्यू 0 कर दूं तो बताओ, केस नंबर सेकंड, अगर A 0 हो जाए, मतलब सारी की सारी फोटोन्स रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये वाला जो चेंज है ये कितना हो जाएगा, 2h बाय लैम्डा। यस मैम। क्योंकि डायरेक्शन, ये तो तुमने उसमें पढ़ा ही है कि कोई भी वेलोसिटी से एक बॉल आई mv, अगर वो वापस उसी वेलोसिटी से चली गई अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाता था, 2 टाइम्स ऑफ mv। तो यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। केस सेकंड करो, केस सेकंड बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स का इस्तेमाल करना है।
ए की वैल्यू 0, तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कितना हो जाएगा 2h बाय लैम्डा, 2h बाय लैम्डा। बोलो, क्योंकि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करेंगे तो आपकी बार पी फाइनल 0 नहीं होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी, है ना। कि देखो अगर मेरे पास ये कोई सरफेस है, इस पे ऐसी कोई वैल्यू आई जिसका मोमेंटम है h बाय लैम्डा, वापस रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, कितने से h बाय लैम्डा से, दोनों का मोमेंटम कितना हो जाएगा, प्लस एक्स, ये कितना हो गया माइनस एक्स, और माइनस साइन ऑलरेडी है तो प्लस 2h बाय लैम्डा हो गया ना। फाइनली कितना है h बाय लैम्डा, डायरेक्शन क्या है प्लस आई कैप, माइनस h बाय लैम्डा, डायरेक्शन क्या है माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। अरे उल्टा कर दिया फिर, ये माइनस होगा माइनस आई कैप, साइन ये किसमें है प्लस एक्स प्लस आई कैप, ठीक है। तो h बाय लैम्डा माइनस आई कैप माइनस h बाय लैम्डा आई कैप, तो कितना आ गया माइनस 2h बाय लैम्डा आई कैप। तो ये तुम्हारा चेंज इन p है। अगर चेंज इन p ये आया है तो अब मुझे बताओ फोर्स कितना आएगा। यहाँ पे कितना था आई ए बाई सी, अब कितना हो जाएगा फोर्स, मोमेंटम 2 टाइम्स हो गया तो 2IA बाय, ठीक है। तो अब 2 टाइम्स हो जाएगा, देखो x टाइम्स ऑफ dp बाय dt, ठीक है। तो n हो गया, चेंज इन मोमेंटम कितना निकाला तुम लोगों ने 2h बाय लैम्डा, n की वैल्यू कितनी निकाली है हम लोगों ने आई ए लैम्डा बाय एक्स, तो ये वैल्यू लिख दो यहाँ पे आई ए लैम्डा बाय एच सी, तो पुट दिस इक्वेशन इन, फोर्स की वैल्यू देखो, I is intensity, A is the area, lambda is the wavelength, H is the Planck constant, C is the frequency of light into 2h upon lambda. Lambda से lambda cancel, H से H cancel, कितना आ गया I A बोलो सिर्फ किसमें तुम्हें वैल्यूज देखनी है, किसमें चेंज, जो मोमेंटम, बोलो मैम 2 आएगा ना, हाँ 2 आएगा ना, हाँ 2 आएगा ना, 2IA बाय सी। तो ये क्या है तुम्हारा, यही तुम्हारा रेडिएशन फोर्स, यही तुम्हारा फोर्स है। और प्रेशर कितना हो जाएगा अगर मैं ए को इधर ले जाऊं, फोर्स अपॉन एरिया कर दूं, ये कितना हो जाएगा 2I बाय सी। यही रेडिएशन फोर्स की जगह रेडिएशन प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। यही टर्म हो जाएगी रेडिएशन प्रेशर। क्लियर है, थर्ड केस करोगे इसका तो जी मैम। अभी तक तो कुछ था ही नहीं ना इसमें, कुछ क्या था, बस चेंज इन मोमेंटम था, कुछ नहीं था। और एन की वैल्यू हमने निकाली ली कैसे, ई बाय एक पावर बाय ई करके, ई की वैल्यू कितनी थी एनर्जी ऑफ अ फोटोन, यहाँ लिख भी देती हूँ कभी भूल जाओ, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन व्हिच इज इक्वल्स टू h। थर्ड पार्ट कराऊंगी, वो तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करोगे। इंटेंसिटी लिखी, पावर अपॉन एरिया, तो पावर आया इंटेंसिटी इंटू एरिया, फोटोन फ्लक्स पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, बस। फोर्स क्या था चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा कोफिशिएंट पे, एब्जॉर्ब हो रहा है कंप्लीटली
तो मतलब कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, फाइनल मोमेंटम। अगर ए 0 है तो मतलब सारा रिफ्लेक्शन हो गया, तो उसमें ये वैल्यू आएगी। केस नंबर 3 देखो। अब की बार रेडिएशन को नॉर्मली ना ड्रॉ करा के किसी एंगल पे ड्रॉ कराते हैं। केस 3 radiation falling on surface at certain angle, इसी certain angle पे फॉल हो रही है अभी, at certain angle and reflected by surface, by the surface। अब क्या से, मान लो हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, ये दिस इज द सरफेस, और लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई ऐसे कुछ एंगल पे, ठीक है। मान लो ये एंगल जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना, तो अभी आपके पास मोमेंटम की भी दो वैल्यूज हो गई। देखो अब सारा का सारा रिफ्लेक्ट है, ये देखना रिफ्लेक्ट होती है सारी वैल्यू। अब बताओ मुझे कितनी आएगी। अब इसमें देखो दो कंपोनेंट हो गए, एक कॉस की टर्म्स में होगा, एक थीटा की टर्म्स में। अब ये देखो क्रॉस लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें क्या था, एनर्जी क्रॉसिंग। तो जो एनर्जी क्रॉस करेगी वही इंटेंसिटी का रेडिएशन होगा और तभी फोर्स लग पाएगा। जो क्रॉस करेगी, लाइक फ्लक्स, फ्लक्स याद करो, जैसे फ्लक्स क्रॉस करती थी वही काउंट होती थी, जो स्लिप हो जाती थी वो काउंट नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो कौन सा कॉम्पोनेंट है, मैम आपकी वॉइस कट गई। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। कट रही है। अच्छा सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ यहाँ पर देखो दो कंपोनेंट बनेंगे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, थीटा से हो रही है, वर्टिकल का एंगल बना के, यानी इस तरीके का एंगल बनाया है इसने। मैम फिर आपकी वॉइस चली गई। अभी तो बोल ही नहीं थी, तो थीटा से एंगल बनाया वर्टिकल से ऐसे। अब बात आई कि कौन सा वाला कॉम्पोनेंट है, तो अब मैंने देखो तुम्हें क्या बताया है, रेडिएशन जो इंटेंसिटी है उसमें कौन सा है, क्रॉसिंग, यानी जो एनर्जी क्रॉस कर रही हो। तो इसमें दो कंपोनेंट में क्रॉस करेगा, मैम वॉइस गई आपकी। बच्चों तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही बीच बीच में। यार तुम्हारी क्लास में बता रही हूँ, मैम क्लियर तो आ रही है। तुम लोग ना पढ़ने का मन नहीं बना के आते, इसलिए तुम यही करते हो, और किसी क्लास में दिक्कत नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, अब की बार जो रेडिएशन है उसको किसी सर्टेन एंगल पे फॉल कराते हैं। अब दो कंपोनेंट आएंगे इस रेडिएशन के, क्योंकि वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, तो दो कंपोनेंट है, तो कौन सा वाला लेना है कौन सा वाला नहीं लेना कंसर्न। तो कौन सा वाला लेंगे, जो रेडिएशन इस सरफेस को क्रॉस करेंगी, जैसे कि हम लोग फ्लक्स में करते थे ना, जो क्रॉसिंग वाली होती थी वही वाली लेते थे। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि कौन सा कंपोनेंट है कॉस या साइन जो कि क्रॉस करेगा। इनवर्ड्स कौन सा आ रहा है कंपोनेंट, मैम कोस वाला। हाँ, तो कॉस कंपोनेंट क्या है, जो इसको क्रॉस करेगा, कॉस कंपोनेंट विल क्रॉस दिस। तो साइन कंपोनेंट तो कुछ ऐसे चला जाएगा, मैं अगर ड्रॉ करूं, देखो
ये एंगल भी थीटा ही बनेगा ना। यस मैम। और तो अब बस हो गई कंपोनेंट, ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा कंपोनेंट और ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा कंपोनेंट। अब जरा देखो ध्यान से, ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस पे साइन थीटा कंपोनेंट बस ऐसे स्लाइड करके जा रहा है, तो इससे मुझे कोई भी फोर्स एक्सर्शन नहीं होगा। इससे होगा जो इस तरीके से जो डाउनवर्ड्स में इसको क्रॉस करके जा रही होगी, तो ये इस तरीके से क्रॉस कर रही होगी इसे, तो कॉस कंपोनेंट हम यहाँ पे लेंगे। तो अभी आप लोग सॉल्व करो। अब ये तो इंसिडेंट हुई, अब रिफ्लेक्शन का देखो, तो रिफ्लेक्शन का कैसे करोगे, ये तो इंसिडेंट का हो गया, इंसिडेंट रेडिएशन। मैम रिफ्लेक्शन बस पैरेलल का केस होगा? व्हाट? रिफ्लेक्शन में सिर्फ पैरेलल का केस होगा? नहीं, अगर जिस रेस जिससे आई है उसी से रिफ्लेक्ट होंगी, उसी एंगल से, ठीक। जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन का देखो, ये जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई ये रेडिएट हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, ये मेरी लाइट रेडिएट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। एंगल वही वर्टिकल के साथ थीटा था, तो यहाँ भी वर्टिकल के साथ ही थीटा बनाएंगे, ठीक है। तो दिस कंपोनेंट विल बी कॉस थीटा। मोमेंटम की बात करूं, ये सारी बात मोमेंटम की चल रही है, क्योंकि रेडिएशन को मैं मोमेंटम में लेके चलूंगी। तो ये आई, ये हमारा कॉस कंपोनेंट हुआ, और ये हमारा कंपोनेंट हुआ साइन थीटा, इस तरीके से। अब नेट मोमेंटम निकालना इज द टास्क। निकालो, मुझे पता है द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज h बाय लैम्डा। ये है हमारा मोमेंटम। इनिशियली कितना है, पी आई बताओ। कॉस वाला लेंगे, साइन वाला नहीं लेंगे, ठीक है, लाइट का कॉम्पोनेंट। तो मोमेंटम का भी पी कॉस थीटा होगा, तो पी कितना होता है, h बाय लैम्डा कॉस थीटा। डायरेक्शन क्या है कॉस कंपोनेंट की, डाउनवर्ड्स है ना, कॉस थीटा इज डाउनवर्ड्स, तो माइनस जे कैप। अब वापस देखो, कॉस कंपोनेंट कैसे गया ऊपर की, h अपॉन लैम्डा कॉस थीटा प्लस जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। समझाने का क्या मतलब था कि कौन सा कंपोनेंट तुम्हें लेना है, सिर्फ ये मेजर इशू था जो समझाना था। तो कितना आ गया, 2h बाय लैम्डा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका मुझे फाइनल आंसर बताओ कि कितना आ रहा है, रेडिएशन प्रेशर कितना आ रहा है, करो सॉल्व। फाइंड रेडिएशन प्रेशर। तो ये सारे केसेस ये समझा रहे हैं कि कौन से कंपोनेंट फोर्स एक्सर्ट करेंगे, कौन सा नहीं करेगा। एन की वैल्यू लिख दो बस, चेंज इन मोमेंटम तो आएगी। बट दिस टाइम इंटेंसिटी विल आल्सो डिवाइड, है ना भाई, ये जो मोमेंटम है ये इंटेंसिटी पे तो डिपेंड कर रहा है। तो अब इंटेंसिटी देखो, जो रेडिएशन की है वो भी दो कॉस में, तो इंटेंसिटी में
एन की वैल्यू निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से, एन की वैल्यू निकालेंगे फोटोन फ्लक्स, क्या फॉर्मूला था, पावर अपॉन एनर्जी एच न्यू। पावर का फॉर्मूला आपने लिखा था आई ए एच न्यू। अब इंटेंसिटी बताओ, क्या इंटेंसिटी टोटल थोड़ी ना लिख देंगे, कॉस्ट कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब फोर्स देखो कितना आएगा, फोर्स था हमारे पास एन, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना आया 2h अपॉन लैम्डा कॉस थीटा जे कैप। एन की वैल्यू आई ए कॉस थीटा एच न्यू एच से तो एच कैंसिल हो गया, अच्छा न्यू को करना भूल गए, आई ए कॉस स्क्वायर आई ए अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा। यह तुम्हारा फोर्स अपॉन ए कर दोगे तो ये आ जाएगा रेडिएशन प्रेशर। आई अपॉन सी और डन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये रेडिएशन प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इस टॉपिक। मैम वो लास्ट स्टेप दोबारा बताना मैम, जो आई ए लैम्डा अपन सी था देखो ना वहां ये से। हमें निकालना था, अब फोर्स क्या होता है एन इंटू चेंज इन मोमेंटम डेल पी। देखो बस ये फॉर्मूला याद रखो, फोर्स क्या है एन इंटू डेल पी, तो इसका मतलब तुम्हें दोनों चीज निकालनी है, चेंज इन मोमेंटम भी और फ्लक्स भी। तो फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था आई ए अपॉन एच न्यू। तब इंटेंसिटी देखो, अब जो इंटेंसिटी है, आप कौन सी इंटेंसिटी सिर्फ फोर्स के लिए काम कर रही है, भाई दो पार्ट्स में आ गई ना, पूरी की पूरी इंटेंसिटी तो हमने यूज नहीं आई है, हमने सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लिया है इस आई का जो क्रॉस करेगा, कॉस क्योंकि थीटा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही वही है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो क्रॉस यस वाली मैम। इंटेंसिटी हमारी कॉस कंपोनेंट है, तो इसलिए कॉस कंपोनेंट, ठीक है। ओके। तो दोनों बार कंपोनेंट लेने हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग डेल पी, व्हाइल कैलकुलेटिंग एन, ये कॉस स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, केस नंबर 4 लास्ट केस है, अभी इसी में देखो मैंने ये रिफ्लेक्ट कराया है, अगर बच्चों मैं रिफ्लेक्ट ना करा के इसको एब्जॉर्ब करा देती तो यही चीज किस में आ जाती, आई ए अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ पे लिख देती, इफ ए इक्वल्स टू 1, है ना, रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 0, तो एफ अपॉन के ए किसके बराबर हो जाता, आई अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा। एग्री करेंगे सभी, यस मैम। क्योंकि अब ये मोमेंटम जो होता चेंज वाला फाइनली 0 हो गया होता, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पे ये पी फाइनल इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ रीजन डाल के, पी फाइनल शुड बी, तो ये हो गया। अब एक बीच का केस देखो जरा, मुझे मैं बता रही हूँ, नॉर्मल केस है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है लाइट रेज, लाइट रेज अभी भी मैं कह रही हूँ नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, बट अभी क्या है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट
coefficient is A, सॉरी रिफ्लेक्शन का तो R होगा और एब्जॉर्प्शन का A है। अब बताओ, ना तो पूरी कंप्लीट तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, ना इंसिड वो एब्सॉर्ब, दोनों हो रहा है। अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, यानी रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन की बात करें, अब की बार कोफिशिएंट कितना है? ए है, 1 नहीं है। तो कितना फोर्स आया था एब्जॉर्प्शन के केस में? एब्जॉर्प्शन के केस में एब्जॉर्ब हो गई चीजें, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। आई अप ए कौन सी, देखो एब्जॉर्प्शन के केस में ए जब 1 था तो कितना आया था बच्चों? ये आंसर आई ए अपॉन सी, ये आया था हमारा। जब ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0 थी तो 2i/c, वही लिखना है। तो आई ए अपॉन, बट अब की बार कोफिशिएंट 1 नहीं है, कितना है? ए है, तो ए लिख दिया। ठीक है, फोर्स रिफ्लेक्शन की वजह से कितना आएगा? भाई रिफ्लेक्ट भी हो रहा है मतलब मोमेंटम 2 टाइम हो गया, ऐसे याद रखो। मोमेंटम 2 टाइम हो गया तो 2ia/c, बट अब की बार रिफ्लेक्शन 1 नहीं हो गई, कुछ आर है ना, ये हो गया। तो टोटल फोर्स एब्जॉर्प्शन का और रिफ्लेक्शन का क्या हो जाएगा? एड, यानी कुछ रिफ्लेक्शन तो, कुछ तो रेज इंसिडेंट तो रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई। तो मैं क्या लिखूंगी? आई ए अपॉन सी ए प्लस आर। ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लो सिर्फ एक ही गिवन है कोफिशिएंट, तो दूसरे को चेंज कर देना, क्योंकि ए प्लस आर 1 के बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जो भी गिवन है उसमें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर नॉर्मल जनरल केस। अगर मान लो ए की वैल्यू गिवन है, आर नहीं गिवन है, आर को चेंज कर लो। तो आर की जगह यहाँ क्या लिख सकती हूँ? आई होप क्लियर है सभी को। नहीं है तो एक बार अपने नोट्स में गो थ्रू हो लो, फिर हम मैं 2-4 क्वेश्चंस करा देती हूँ। जतिन, प्रिंस, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। किसी को भी नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम। बहुत आ रही है। ये हिमाचल वाले कहाँ से हैं? तुम लोगों को नहीं आएगी। तुम लोग 1-2 अपने जियो वालों को बोलो कि 1-2 टावर और ज्यादा इंस्टॉल करें। मैम मैं दिल्ली से हूँ। मैं हिमाचल से नहीं, दिल्ली से बोल रही है नंदिनी। दिल्ली में होके भी नेटवर्क इशू। मैम आपकी वॉइस ब्रेक होके आ रही है बार बार।
वो आ रही है किसी को नहीं आ रही, पता ही नहीं क्या है, बोलते तुम लोग, मुझे तो लगता है। मैम हो रही थी बीच बीच में ब्रेक। तो अभी तुम्हारा देखो फिजिक्स का सिलेबस तो हो जाएगा, मजे करना, फिर पढ़ना आराम से। तो चल मत छोड़ो, जो जाओ तो चल। मैम क्वेश्चन हो गया ये, करो फिर कुछ। आधे घंटा है, अब सवाल करते हैं। आकाश को तो अभी भी नहीं आ रही आवाज भाई, स्क्रीन, जतिन को तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही। तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, रुक जाओ तुम लोग, अभी तुम्हारे पेपर टफ करवाती हूँ। तुम लोग एच म्यू पढ़ रहे हो, एवोगैड्रो नंबर। प्रिंस ऐसे ही करेगा, प्रिंस हमेशा यही कहेगा मैडम नेटवर्क इशू है, भूल जाएगा। चलो ठीक है, हम लोग अपनी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाओ। अब मैं चिल करूंगी, अब तुम लोग करो, बड़े जब से तुम बातें बना रहे हो, करो। एटम वाला आ गया, हाइड्रोजन ये भी तुम्हारा हाइड्रोजन गलत। दिया। टाइम लो, करो। क्वेश्चंस में ना बस थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कैलकुलेटिव होंगे। तो क्या कह रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है एक इलेक्ट्रॉन की जिसके पास एनर्जी इतनी है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर इतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम 1/4 करते हैं, तो वेवलेंथ के साथ क्या होएगा। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो तुम्हें अब क्या देखना है, एक तो पहले सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिखो जो डी ब्रुगली का है। तो डी ब्रुगली का हमें बस एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा, बेसिक फॉर्मूला। MC is equals to my H upon lambda. ब्रुगली वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन MC.
जो अभी तक काम करा है, अभी यही तो पढ़ के आए हैं, एच अपॉन पी, एच अपॉन मैम एच म्यू ओके अब मोमेंटम है, मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, 2me, यस मैम 2me पर वेवलेंथ अगर मान लो लैम्डा है, तो अगर मैं h अपॉन 2m, मास तो सेम ही रहेगा, एनर्जी को E/4 कर दूं, ठीक है, ये E/4 हो, अब लैम्डा कितना हो जाएगा ये देखो, ये हो गया 1/2 √2, अब इस √2 को ऊपर ले जाओ, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन me वेवलेंथ में कितना चेंज आ गया, अच्छा देखो, हमें ये 2me की टर्म्स में ही रखना होगा, अगर लैम्डा को मुझे करना है ये 2me में ही रखना होगा, तो अगर इसको 2me रखूं और ये 4 को मैं रूट से बाहर निकालूं तो 2 में आएगा और ये 2 में जाके ऊपर चला जाएगा, है ना, 2h अपॉन 2me, ये मेरी पुरानी लैम्डा की वैल्यू है, तो लैम्डा डैश कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा डैश इज न्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा, तो 2 लैम्डा, तो इसको मत कैंसिल कर देना, और बाहर निकाल, तो लैम्डा डैश किसके बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पुराना वाला लैम्डा, आसान था। क्वेश्चन नंबर सेकंड करो, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, माइक्रोवेव, हाँ ये करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड करो, क्या कह रहा है, आउट ऑफ माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड यूवी, इन तीनों में से यूवी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर इमिशन को कराने के लिए, इन तीनों में से किसी पर्टिकुलर इमिशन को कराने के लिए यूवी रेज है जो वो इफेक्टिव है, राइट। तो अभी आप, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अबव द थ्रेशोल्ड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of photoelectrons is inversely proportional to the frequency of incident light. मैम ऑप्शन बी माइक्रोवेव, इंफ्रा, यूवी, ठीक है, तो मतलब यूवी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, अच्छा बी कैसे, स्टेटमेंट सेकंड तो फॉल्स है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सेकंड इज फॉल्स। Are the most effective for the emission of electrons. Statement 1, मैम 1 करेक्ट होगा ना। देखो ये तो फॉल्स, सेकंड इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू तो हटा देते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट इज मैम ट्रू। फर्स्ट वाला होगा ना, क्योंकि हमने ये पढ़ा था अगर इलेक्ट्रॉन का मिशन होना है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, तो हाँ, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में से यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, तो ऐसा दैट्स नहीं व्हाई। है, नहीं उल्टा क्या है, मैंने बोला है कि सब वो डिपेंड करेगा कि कौन से सरफेस का इलेक्ट्रॉन, वो उसकी थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा। लेकिन विबग्योर से देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सरफेस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे उसका वर्क फंक्शन वो हो रहा है, तो बस हम इसको सेकंड इक्वेशन के बेसिस पे करेंगे कि सेकंड इक्वेशन जो है ये नहीं होगा, सेकंड इक्वेशन इज फॉल्स, तो उसके बेसिस पे कौन सा ऑप्शन सही है, मैम बी और डी। और डी, तो बी में फर्स्ट ट्रू है, बट इसमें तो दोनों फॉल्स बता रहा है ना, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड तो ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन, तो बी सही है, इसको बस हमें सेकंड के बेसिस पे ही करना है। मैम मतलब फिर कैसे हुआ स्टेटमेंट 1 करेक्ट।
मैम आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल। देखो क्या कह रही हूँ मैं, दो स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट सेकंड तो तुम सबको पता है कि फॉल्स है ना। यस मैम। हाँ, तो अभी इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शन है जो तुम्हारे पास सेफ है? एक तो ऑप्शन बी और डी। बी है और एक ऑप्शन डी है। तो हाँ ऑप्शन डी, बी क्या कह रहा है कि फर्स्ट इज ट्रू, डी कह रहा है ऑप्शन फर्स्ट इज फॉल्स। अब देखो फर्स्ट में बोल रहा है कि तुम्हारे पास तीन तरीके की फ्रीक्वेंसी है, यूवी, माइक्रो और इंफ्रा। अब जो है यूवी पर जो है मोस्ट इफेक्टिव इमिशन हो रहा है। तो अगर यूवी थ्रेशोल्ड है, सुनो, अगर यूवी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो क्या माइक्रोवेव पे इमिशन हो सकता है? नो मैम। नो मैम। ज्यादा है नहीं, ये बताओ फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? मैम यूवी की ना। कोई रेस की। यूवी रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अगर हाँ यूवी रेस पर हो रहा है इमिशन, तो मतलब यस मैम। माइक्रोवेव और इंफ्रारेड नहीं होगा, है ना। तो इसलिए यस मैम। बोला है कि यस यूवी रेज इज द मोस्ट इफेक्टिव लिखा है। तो मोस्ट इफेक्टिव तो है। अगर दूसरा, अगर तुम क्या मान के चल रही हो कि मैम ये कैसे, अगर माइक्रोवेव पे हो रहा है, इंफ्रा पे भी हो रहा है, तो सिंपल सी बात है यूवी पे तो होगा ही होगा। तो एक स्टेटमेंट वन तो हर तरीके से तुम्हारी ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फॉल्स हो ही नहीं सकता। फॉल्स ऐसी हो सकती थी अगर ये लिखा होता कि आउट ऑफ दीज इंफ्रारेड रेड्स यूवी इज द लीस्ट इफेक्टिव। तो लीस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर माइक्रोवेव पे हो रहा है तो सिंपल सी बात है यूवी पर तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से है भाई, इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है? यूवी की, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करो अब। इतना मत सोचो। समझ में आया ना ये क्या कह रही हूँ मैं? और ये माइक्रोवेव वाला भाई एक चीज है। इन्होंने बोला है कि मान लो एक 10, तुम एक 2 किलो का वेट है, एक 1 किलो का और एक 3 किलो का। इन्होंने बोला है कि 3 किलो का वेट जो है उसको उठाने में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, उसको उठाने में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो ट्रू है, क्योंकि अगर तुम 3 वाला उठा पा रहे हो तो 1 और 2 का तो उठा ही लो, है ना। अगर ये लिखा होता कि आउट ऑफ 1 kg, 2 kg, 3 kg द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू पुट ऑन द वेट ऑफ 1 kg इज द हाईएस्ट, तो क्या करते तुम लोग? तो गलत हो जाता ना ये, कि 1 को ज्यादा वेट उठाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो गलत हो गया। तो इसी तरीके से है। तो अल्ट्रा वायलेट को समझो दिस इज द हैवीएस्ट, अगर इससे हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर यही। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। तो दो वर्क फंक्शन गिवन है, तो वर्क फंक्शन एच न्यू, इसको हम लोग अपॉन लैम्डा, वर्क फंक्शन 1 निकालो, यहाँ से एच सी अपॉन लैम्डा 2 निकालो। डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का कैसे निकालेंगे? एच सी अपॉन में लैम्डा 1 माइनस एच सी अपॉन लैम्डा 2। मैम ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी 1 3 है। और एच, ये ई का, ये किसकी वैल्यू है? ये सी होगा शायद। मैम बी आ रहा है इसका आंसर, ऑप्शन बी। तो 5 ए माइनस 5 बी का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब देखो वर्क फंक्शन तुम्हें गिवन है, वर्क फंक्शन को तुमने लिखा एच सी अपॉन लैम्डा 1। वर्क फंक्शन ए तुम्हारे पास है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जो लैम्डा है वो ठीक है, किसी में भी आ जाएगा, नैनोमीटर में ले आना या किसी में भी ले आना। अब एच, एच
तो एच सी को क्या लिख सकते हैं? मैम देखो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे एच सी को लिखो 12 गिवन है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन। मीटर। लैम्डा आप यस देखो, मैम। ये तुम्हारी लैम्डा की वैल्यू और ये इक्वल्स टू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दो। यस मैम। अब जो ये लैम्डा निकल के आएगा ये किस में आएगा निकल के? भाई ये 9, ये लैम्डा कितना हो गया 1242 अपॉन 9। किसमें वैल्यू आएगी अभी? नैनोमीटर्स में। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारे पास ये सिर्फ नैनोमीटर्स में बचा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, दिस इज नैनोमीटर। लैम्डा किस में आया? नैनोमीटर में। तो लैम्डा 1 आ गया, ऐसे ही लैम्डा 2 निकाल लोगे तो दोनों को माइनस कर दो। लैम्डा 1 आया 1242 अपॉन 9, लैम्डा 2 आया तो ये वैल्यू ना तुम्हें एच सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो याद भी कर लो, राउंड ऑफ करके 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन। ठीक है, वेरी गुड। तो ऑप्शन करेक्ट है बी, 5 करेक्ट। मैग्नेटिक सरफेस जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है उसका, और वेवलेंथ ये है। इफ द सेम सरफेस इज लिमिटेड विद रेडिएशन, रेडिएशन बढ़ा दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो क्या हो गया, V नॉट बाय 4 by 4 the threshold wavelength for this metallic surface will be। वेवलेंथ बढ़ा दी तो क्या घट गई? फ्रीक्वेंसी घट गई। फ्रीक्वेंसी के घटने से पोटेंशियल तो अपने आप घट जाएगा, तो वो भी घट गया V नॉट बाय 4। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लो या फ्रीक्वेंसी। इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई इज द वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिख सकते हैं, ई वी नॉट करके। इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव। इक्वेशन 1, ई वी नॉट बाय 4 इक्वल्स टू एच सी। लैम्डा कितना कर दिया? 2 टाइम्स माइनस फाइव। इक्वेशन सेकंड, सॉल्व करके देखो इनको जरा। ई वी नॉट की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव नॉट एच सी अपॉन 2 लैम्डा माइनस फाइव। सॉल्व कर दो इसको, लैम्डा की वैल्यू निकालो। वर्क फंक्शन आएगा यहाँ से किसी के बराबर। वर्क फंक्शन किसके बराबर आएगा? वर्क फंक्शन
फाई नॉट आया होगा 4/3 4 लैम्डा। आ गया। अब फर्स्ट फंक्शन को भी क्या लिख सकते हैं, फाई नॉट है तो एच न्यू नॉट होता था, न्यू नॉट भी क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो इसको ये वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, क्या एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 4/3 एच सी अपॉन 4 लैम्डा। एच सी से एच सी कट गया, ये 4 लैम्डा से ये 4 कट गया, तो लैम्डा नॉट कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 3 लैम्डा। चलो ये वाला बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, ये देखो माधव ने क्वेश्चन भेजा है, हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक ये 1/λ, ठीक है, ये ग्राफ आया है। अब रेडिएशन की, मैम वॉइस ब्रेक हुई अभी। हेलो, तो माधव का क्वेश्चन क्या है, देखो ये ग्राफ है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 1/λ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, 1/λ यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब सवाल क्या है, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊं, ठीक है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसके साथ क्या होगा, क्या है, स्लोप है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी मैं मान लेती हूँ, ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पे, तो ये एच सी अपॉन ई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन ये अपॉन में ई, तो क्या होगा अगर लैम्डा को बढ़ाया जा रहा है तो क्या होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसा हो गया ना, ये वाली इक्वेशन है जो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या देगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू पाई अपॉन ई, एच सी अपॉन ई, ये क्या हो गया, ये तो तुम्हारा एम की वैल्यू और ये तुम्हारा लैम्डा, इस पे देखो
अगर वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? अभी क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व करने पड़ेंगे। 6 का क्या आंसर आया है? मैम इसके जो बाकी दो ऑप्शन है वो दिखाना एक बार। दे दो। मैम ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन 6 का ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, है ना? तो यही इक्वेशन यूज करनी है, EV नॉट इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा माइनस 5। यस मैम। तो वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस, अगर वर्क फंक्शन V नॉट को 0 करके देख लेना, अगर पोटेंशियल को 0 कर देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ, तो वहां से डायरेक्ट तुम्हारे पास SC उनको दोनों को बराबर कर सकते हो राइट साइड वाली इक्वेशन। और बहुत यस मैम। सारे सॉल्व कर लेना भाई सब लोग, बहुत आसान आसान है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ओनली। मैम ये क्वेश्चन पीडीएफ अपलोडेड है? ये, हाँ, ये PDF अपलोडेड है, अगर नहीं है तो मैं तुम लोगों को सेंड भी कर दूंगी ग्रुप। मैंने तुम्हें ये ठीक दोनों है। नोट्स दे दिए थे क्या? PDF दे दी क्या? यस मैम शेयर शेयर की। है, हाँ, तो मैं ये भी तुम्हें शेयर कर, यस मैम एक मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मैंने सुना, बहुत क्या इंटरेस्टिंग लग रहा था। मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। था एक्सपेरिमेंट? वो तो 11 में था ना मैम, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप्स हाँ नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट। 11th में है, वो बस ये है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव कर देता है, और थोड़ा सा, बस कुछ काम का नहीं। यस मैम। ओके मैम, बाय मैम। चलो, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम।